नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस सफ़र में फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अक्टूबर जंक्शन के हम आगे के पायदान पे पहुंच चुके। 11 अक्टूबर की सुबह 6 बजे 2010 अस्सी घाट बनारस। सुदीप और चित्रा को घाट पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई। इसकी वजह चित्रा नहीं थी और तो तुरंत ही तैयार हो गई थी, लेकिन सुदीप ने वॉशरूम में कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया। खैर, होटल से निकलते हुए सुदीप ने रिसेप्शन पर कार के लिए कहा तो था, लेकिन चित्रा ही बोली, पागल हो क्या, ऑटो से चलते। दौड़ते भागते दोनों घाट पर पहुंचे। चित्रा ने पहले से एक नाव वाले को फिक्स कर रखा था। जैसे दोनों नाव पर बैठे, एक बाबा आकर नाव में बैठ गए। हालांकि दोनों ने पूरी नाव बुक की हुई थी, लेकिन बाबा ने हिलने का नाम नहीं लिया। नाव वाले ने बाबा को 2-4 बनारसी गालियाँ भी दी, लेकिन सुदीप ने नाव वाले को इशारा किया कि बाबा को साथ में चलने दिया जाए। सर, आप जानते नहीं हो बाबा को, ये आदमी हैंडपम्प है, कितना अंदर है पता नहीं, कुछ उल्टा सीधा बोल दे, पहले भी कई कस्टमर ख़राब कर चुके। बाबा ने तुरंत जय भोलेनाथ बोलकर आसमान की तरफ देखा। नाव वाला बाबा का से अच्छा खासा गुस्सा था। वह दोबारा बोला, साहब जितनी देर भांग पीता है बस उतनी देर होश में रहता है बाबा। जैसे ही नाव चलकर घाट की थोड़ी दूर आई तो नाव वाला बोला, नौकरी चाकरी बेटी बेटा जो मांगना है गंगा जी से मांग लीजिए। चित्रा बोली, रिटायरमेंट मांग लो। ये सुनकर नाव वाला बोला, अभी तो भैया की नौकरी नहीं होगी, दीदी आप अभी से रिटायरमेंट मांगने लगी। ये सुनकर सुदीप ने नाव में पड़े कंकड़ गंगा में फेंकते हुए कहा, अच्छी नौकरी ही मांग लेता हूँ। ये बोलकर सुदीप ने आंखें बंद कर ली। नाव वाला देख रहा था, चित्रा ने आंखें बंद नहीं की। वो बोला, दीदी आप भी सच्चे मन से कुछ मांग लीजिए, गंगा मैया सदी से सब दे रही है। उधर बाबा ये सुनकर कुछ चुप थे। सुदीप ने आगे खोल कर कहा, बाबा कुछ सुना दीजिए। बाबा ने हाथ में मंजीरा था। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया और सुदीप की ओर से चेहरा हटाकर आसमान की तरफ देखने लगे। 2 मिनट बाद बताना शुरू किया, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये धूम धड़का साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल। इन 3 का साथ न जाएगा मोफू खुआब जब अन्न और जल। घर बार अटारी चौपारी क्या खासा, तनसुलन क्या चिलमन, फर्श पर्दे नए क्या लाल पलंग रंगमहल। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद जाएगा बंजारा। बाबा सुनाते हुए बिल्कुल ऐसे मगन होते थे जैसे भोले बाबा से सीधा कांटेक्ट हो गया हो। बाबा सुनाने के बाद जब चुप हुए तब चित्रा ने पूछा, बाबा आप जो सुना रहे थे वो कबीरदास का है ना। बाबा गुस्सा होते हुए बोले, नज़ीर अकरबाती नाम का बड़ा शायर हुआ था बेटी, वो भी कबीर था। तुझ में मुझ में इस लड़की में सब में अंदर कबीर है। इसके बाद बाबा बहुत कुछ देर तक कुछ न कुछ गाते रहे, लेकिन सुदीप को सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा वाली लाइन चिपक गई। बाबा को नदी के पार रामनगर महल की तरफ जाना था। बाबा नदी की दूसरी तरफ उतर गए। बाबा जब नाव से उतर कर जा रहे थे तो सुदीप ने उनको वापस बुलाया। उसकी जेब में करीब 7,000 रुपये कैश था। उसने सब उठाकर बाबा के हाथ में रख दी। बाबा ने मजीरा बजाया। सुदीप के कान के पास आकर धीरे से बोले, जय भोलेनाथ, परेशान मत हो, जितना लुटाएगा उतना ही आनंद आएगा, तू कबीर है कबीर। सुदीप ने और भी कुछ सवाल पूछना चाहा, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस नदी के पास से मुट्ठी भर रेत उठाकर हवा में छोड़ दी। रेत कुछ देर तक उड़ी उड़ती हुई नीचे रेत में जाकर मिल गई। नीचे पड़ी हुई रेत को देखकर यह पहचानना मुश्किल था कि हवा से उड़कर कौन सी रेत गिरी थी। बाबा धीरे धीरे चलते हुए नज़रों से ओझल हो गए। हवा में रेत के मिलने और फिर से रेत के मिल जाने के हज़ारों मतलब हो सकते हैं, जैसे कि हर आदमी एक दिन रेत ही बन जाएगा, रेत जिसमें बैठकर लोग ज़िंदगी के बारे में बातें करेंगे। सुदीप को अपना मतलब तब भी नहीं मिला था। नाव वाला बोला, क्या सर, ये बाबा कुछ भी बोलता है, आपको भी इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे। सुदीप कुछ नहीं बोला। चित्रा ने यही बात कही, तुम पागल हो क्या, कोई पैसे ऐसे उड़ाता है, इससे अच्छा तो किसी अनाथालय में पैसे दे देते। चित्रा यार प्लीज़। सुदीप चित्रा को चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद चित्रा ने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। सुदीप अभी तक नदी के किनारे वाली रेत को देख रहा था। सूरज अब तक ठीक से उग चुका था। सुदीप कभी घड़ी नहीं पहनता था, इसलिए उसने नाव वाले से टाइम पूछा। नाव वाले ने बताया कि करीब 7:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर हो गई। सुदीप बोला, बनारस में किसी बात के लिए कभी देर नहीं होती। चित्रा ने स्टाइल मारते हुए कहा,
देर नहीं हुई तो ये बताओ कि तुम्हें लाइफ से चाहिए क्या? छोड़ो यार, तुम भी इतना बड़ा सवाल लेकर बैठ गए। नहीं बताना? अरे बताओ, बोला तो नहीं बताना। ऐसे कैसे नहीं बताना, बताओ। सुदीप के बार बार पूछने पर चित्रा ने आखिर बता ही दिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर कोई पहचाने, मेरे अपने कमाए हुए खूब पैसे हो, मेरी किताबें लाखों में बिके, हर जगह मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए, न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो आए, न्यूज़ रूम में मुझे बुलाया जाए। इन शॉर्ट चित्रा को, पाठक को कोई अवॉइड नहीं कर पाए। जो चित्रा मैडम रिच एंड फेमस P3 सेलिब्रिटी बनना चाहती है। हाँ, ऐसा ही समझ लो। तो इसमें रोने की क्या बात है? मुझे लगता है कि सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं पिछले 3 साल से किताब पूरी नहीं कर पाई। जाओ बच्चा, वरदान देते हैं तुम्हें, तुम एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लेखिका बनोगी, बड़ी राइटर हो जाओगी तो भूल तो नहीं जाओगी ना? सुदीप ने कहा, वेल, बाद में मैं तुम्हें पहचानूंगी या नहीं, अभी से इस बारे में क्यों नहीं कह नहीं सकती। चित्रा सुदीप ठठाकर हंस पड़े। नाव थोड़ी देर तक घाटों के पास होते हुए वही लौट आई जहाँ से शुरू हुई थी। घाट आ चुका था। चलो कुल्हड़ वाली चाय पिलवाओ, एक भी पैसा नहीं है जेब में। चित्रा ने 2 कुल्हड़ चाय ली, वही सुदीप के पड़ोस में बैठ गई। चित्रा अपनी कहानी का अंत ढूंढ चुकी थी, सुदीप अपनी कहानी की शुरुआत। चित्रा ने कुल्हड़ की चाय को ख़त्म करते हुए कहा, कुल्हड़ वाली चाय जल्दी ख़त्म हो जाती है। हाँ, छुट्टियाँ भी। तुम्हारा अपडेट तो मुझे अखबारों से मिलता रहेगा। हाँ पक्का, तुम भी अपनी किताब ख़त्म करना तो बताना। पक्का बताऊँगी। कब मुलाकात होगी अब? सुदीप ने पूछा। सुदीप ने यह सवाल क्यों पूछा होगा, इसकी एक ही वजह समझ में आती है। सुदीप अगर रात में चित्रा के सामने रोया नहीं होता तो शायद यह सवाल नहीं पूछता। कुछ भी हो, अगर कोई लड़का किसी के सामने रो देता है तो वह सामने वाले के करीब अपने आप आ जाता है। लड़कियों के साथ भी शायद ऐसा ही होता हो। साथ रोना साथ हंसने से ज़्यादा बड़ी बात है। चित्रा ने कहा, तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ होगा, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। नहीं कर, मत करना। चित्रा ने दूसरी कुल्हड़ वाली चाय लेते हुए कहा, लेकिन फिर उसके बाद जोड़ा, हाँ अगर किसी दिन बहुत उदास होना तो कॉल करना। तुम उदास होगी तो क्या करोगी? मुझे मालूम है तुम बिज़ी हो, तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। यह वो पल था जब सुदीप को पहली बार अपनी ज़िंदगी से नफरत हुई। क्यों था वह इतना बिजी? क्यों उसके पास किसी भी चीज़ के लिए बहुत कम टाइम था? क्यों उसको अपने 35 साल का होने की जल्दी थी? हम लाइफ में इतना बिजी होकर क्या ही उखाड़ ले रहे हैं? लाइफ में अगर कुछ उखाड़ लेने के लायक होता तो वो है फुर्सत। यह वो पल था जिसमें सुदीप का कोई बड़ा फैसला लेना था। जिस दिन रोने का मन करे उस दिन कॉल कर लेना, मैं आने की कोशिश करूँगा। देखो, करोड़पति इंसान एक कुल्हड़ वाली चाय का इतना एहसान मत मानो। वैसे मेरी लाइफ तो हैपनिंग होने वाली। तुम्हारा कभी रोने का मन करे तो तुम कॉल कर लेना, ठीक है? यह घटिया से तसल्ली कि जब भी तुम्हें अकेला लगे तो मैं हूँ, शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली है। दुनिया में इतना कुछ है करने को, फिर भी आदमी अकेला हो जाता है। प्यार की कहानियाँ इसलिए प्यार करने वालों के मरने के बाद भी जिंदा रहती, क्योंकि उनके अंत में उम्मीद हो ना हो, लेकिन उनकी शुरुआत एक सुई की नोक जितनी उम्मीद से होती है। चले, थोड़ी देर में दोनों ने साथ साथ सुना। सुदीप ने अपनी सबसे छोटी उंगली से चित्रा की सबसे गले लगाया। दोनों उंगलियां मिलकर खुश हुई, थोड़ा सा रोई। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली से पूछा, अब कब मिलना होगा? सुदीप की उंगली ने कहा, पता नहीं। चित्रा की उंगली ने सुदीप की उंगली को ऊपर से नीचे तक छूकर कहा, पता करके बताओ। कोई किसी को छोटी उंगली जितना भर भी सही से छू ले तो सब कुछ कितना आसान हो जाए। छूना जब केवल छूने के लिए हो, कहीं पहुंचने के लिए नहीं। जब शरीर एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को धूल साफ़ करने के लिए हाथ बढ़ाए। तन की धूल साफ़ करने के लिए दुनिया में कितना कुछ है, मन की धूल दुनिया में कोई औकात ही नहीं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, एक साल में कम से कम एक बार मिले? सुदीप ने पूछा। बहुत ही ख़राब आइडिया है, चित्रा ने कहा। 2 साल में एक बार, उससे भी ख़राब प्लान, चित्रा ने कहा। छोटी उंगली एक दूसरे में उलझी हुई उदास थी। गंगा बनारस तक आते आते ठहर जाती है, ताकि उसके पड़ोस में बैठे लोग भी ठहर सकें। हम तब मिलेंगे जब या तो बहुत खुश हो या फिर बहुत उदास हो, चित्रा ने कहा। ऐसा शायद कभी मिलना ही ना हो। प्लान नहीं करते हैं सुदीप, मिलना होगा तो मिल लेंगे। चलो ये भी ठीक है। फ़्लाइट कितने बजे की है तुम्हारी? 5:30 और तुम्हारी 6। चलो एक काम करता हूँ, एयरपोर्ट साथ चलते हैं, मैं तुम्हें होटल से ले लूँगा। तुम मुंबई जा रहे हो? हाँ, तुम बोलो तो दिल्ली से होते हुए चला जाओ। फ्लर्ट तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। चित्रा घाट से उठ गई। दोनों वहाँ से चल दिए। पास पड़ा कुल्हड़ कूड़ेदान में छलांग लगाकर टूट गए। टूटकर दोनों कुल्हड़ एक से हो गए।
गंगा जी ने दोनों को अस्सी से जाते हुए देखा। पिज़्ज़ा के वेटर ने दोनों को एक साथ देखकर हवा में आंख मारी। 11 अक्टूबर 2010 शाम 4:30 बनारस एयरपोर्ट। सुदीप के हाथों में मुराकामी की वही किताब थी जो चित्रा ने उसे एक दिन पहले दी थी। चित्रा वही सुदीप के साथ बैठी हुई थी। उनकी अभी तक की बातें बहुत ही बोरिंग टाइप की हुई थी, जैसे कि अगर तुम मुंबई आना तो मिलना, अगर तुम दिल्ली आना तो बताना, तुम अगर किताब ख़त्म करना तो बताना, तुम अगर अपने अगले शहर भेजना तो बताना। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक दोनों के बीच कुछ दूरी आ गई थी। चित्रा और सुदीप दोनों के लिए ऐसे किसी अजनबी से मिलना ना नया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या बोले क्या नहीं। बस एक बात तय थी कि उन्हें कुछ ना कुछ बोलना था। चित्रा के हाथ की छोटी वाली उंगली बेचैन थी। सुदीप के हाथ की छोटी उंगली ठीक उतना ही बेचैन थी। बातें होते होते रुक जा रही थी, कहीं पहुंच नहीं रही थी। उंगली अगली बार मिलने का कोई वादा चाहती थी। चित्रा की फ़्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका था। उसकी फ़्लाइट के सभी लोग लाइन में लग गए। वह उसी कुर्सी पर सुदीप के पास बैठी थी। धीरे धीरे लाइन छोटी होने जा रही थी। उस फ्लाइट में हर चढ़ने वाले को ट्रेन की जनरल डब्बे में चढ़ने जितनी जल्दी थी। लाइन में जब बस 2-3 लोग बचे तो सुदीप ने कहा, फ़्लाइट छोड़ रही हो तो मुंबई चलो साथ में। मुंबई आकर क्या करूँगी, थोड़ा रो लेना, फिर कभी आऊँगी। चित्रा ने सुदीप की शर्ट के धागे को हटाते हुए कहा, फिर कभी नहीं आता। सुदीप ने एकदम सीरियस होकर चित्रा की आंखों में देखते हुए कहा, फ़्लाइट का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है। चित्रा ने अपनी आंखों के समंदर को अपने रुमाल से कैद कर लिया है और सुदीप को गले लगाकर उसके कान में फुसफुसाई, फिर कभी जल्दी आएगा। जाने से पहले चित्रा ने सुदीप की किताब को उसके हाथ से छीना और जहाँ उसे 10 अक्टूबर 2010 की तारीख डाली थी वहाँ पर उसने लिखा 10 अक्टूबर 2011, बस 1 साल बाद मिलते हैं। इस नीचे चित्रा ने अपना नंबर लिखा। फ़्लाइट अटेंडेंट ने चिल्लाना शुरू कर दिया था, लास्ट कॉल फॉर द ग्लेस्ट फ्लाइंग टू दिल्ली। चित्रा ने चलना शुरू किया। सुदीप चित्रा को लिखे हुए को छू कर देखा। सुदीप की छोटी उंगली अब खुश थी। उसने पूरे हाथ को खींचकर हवा में उठाया ताकि वह चित्रा को हाथ हिलाकर बाय बोल सके। चित्रा बिना पीछे मुड़े फ्लाइट में घुस गई। उसने फ्लाइट को घुसने के बाद पीछे मुड़कर देखा। खुश होना कितना आसान है अगर उसको एक तारीख से जोड़ दिया जाए। दुनिया को 10 अक्टूबर 2011 का इंतज़ार था। अब मिलते हैं 1 साल बाद, देखते हैं आखिर क्या होता है। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।